पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। भाषा सज्जता। मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है। क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। 2. आज स्कूल में छुट्टी है। 3. रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, जैसे कि चलते रहे, छुट्टी है,
खेलता है, यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मीना कल मुंबई गई। 2. हेमंत ने पत्र लिखा। 3. मां ने दिया जलाया। 4. गीता ने पानी पिया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान से देखिए। गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो, उसे भूतकाल कहते हैं। बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. अब्दुल कल आएगा। 2. लड़के शाम को खेलेंगे। 3. मीना गुड़िया खरीदेगी। 4. डाकिया डाक लाएगा। यहां आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया हुई नहीं परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो, उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्यकाल।